अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हमने स्टार्ट करना है लार्जेस्ट एनिमल फाइलम दैट इज़ फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर 1 मिलियन स्पीशीज़ अभी तक डिस्क्राइब की जा चुकी हैं और 30 to 50 मिलियन स्पीशीज़ अभी तक अनडिस्क्राइब्ड है। और आर्थ्रोपोडा में आते हैं हमारे पास ऑल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो सबसे पहले इसके जनरल करैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले इसके वर्ड पे अगर हम ऑब्जर्व करें इसके वर्ड को, तो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है फीट, यानी ये वो वाले ऑर्गेनिज्म है जिनके जो फुट या अपेंडेजेस होती हैं वो जॉइंटेड होती हैं, ठीक है, जिनके फुट के अंदर जॉइंट्स हमें नज़र आते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट करैक्टर क्या है, मेटामेरिज्म इनमें प्रेजेंट है, ठीक है। मेटामेरिज्म की मॉडिफिकेशन है कि बॉडी रीजन जो है वो स्पेशलाइज्ड है स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जिस प्रोसेस को हम लेते हैं टैग्मेटाइजेशन। मेटामेरिज्म होता है बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है, और टैग्मेटाइजेशन यानी जो बॉडी के सेगमेंट्स है वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। इसके बाद एक्सोस्केलेटन इनमें प्रेजेंट होता है जो को काइटेनियस है, मतलब काइटिन इससे मिलकर बना हुआ है, और ये ऑफकोर्स सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। असल में ये काइटेनियस एक्सोस्केलेटन ही है जिसकी वजह से इनको मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अब इनके पास जैसे हमने देख लिया पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगी। पेयर्ड मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होंगी। इसके बाद ग्रोथ जो होगी वो कॉम्बिन यानी ग्रोथ होगी एक डाइसिस या मोल्टिंग की वजह से। जैसे हम कह रहे हैं एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है वो भी काइटेनियस, तो इस वजह से काइटेनियस एक्सोस्केलेटन के अंदर तो ये ग्रो नहीं कर सकते, इसको शेड करेंगे, शेड करने के बाद ही साइज में इंक्रीज कर सकेंगे। तो ये शेडिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्टिंग या फिर एक डाइसिस। इसके बाद जो नर्वस सिस्टम है, जैसे हमने फाइलम एनेलिडा में पढ़ा था वेंट्रल होता है, तो इनके अंदर भी वेंट्रल साइड पर तो यानी ऑर्गेनिज्म की अपर साइड या बैक साइड के ऊपर जो होता है वो नर्वस सिस्टम या नर्व कॉर्ड रन करती है। और जो सिलोम है, क्योंकि ये सिलोमेट्स है तो सिलोम जो है वो प्रेजेंट तो है लेकिन रिड्यूस टू कैविटीज सराउंडिंग गोनेड्स एंड सम टाइम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यानी सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन और गोनेड्स यानी टेस्टिस और ओवरीज के अराउंड ही सिलोम सिर्फ प्रेजेंट है। अदरवाइज बाकी बॉडी के अंदर इतनी हमें कोई भी सिलोमिक कैविटीज़ नज़र नहीं आती। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है, यानी कि ब्लड जो है वो बॉडी कैविटी के अंदर ही फ्लो करता है। अब ब्लड जो है वो यहाँ पे फ्लो करेगा हेमोसील के अंदर। हेमो का नाम हम देते हैं नाम ब्लड को, और सील यानी कैविटी, यानी ऐसी कैविटी जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये हेमोसील जो होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जैसे हमने पढ़ी हुई है ब्लास्टूला स्टेज, कि ब्लास्टूला स्टेज ऐसी होती है कि होलो मैस ऑफ सेल्स, यानी अंदर एक होलो कैविटी होती है और राउंड होता है वो एक बॉल लाइक मैस बनाते हैं सेल्स। तो अंदर जो होलो कैविटी होती है उसको हम नाम देते हैं ब्लास्टूला का। तो ये जो हेमोसील है वो अंदर वाली कैविटी को नाम देते हैं ब्लास्टोसील का। ये स्टेज हमारे पास ब्लास्टूला कैविटी या ब्लास्टोसील। तो ये जो हेमोसील है ये ब्लास्टोसील से डराइव होती है। इसके बाद जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कंप्लीट है, यानी कंप्लीट का मतलब कि माउथ से स्टार्ट होगा और इनस पे ही टर्मिनेट होगा। और मेटामॉर्फोसिस जो होती है वो ज़्यादातर प्रेजेंट होती है। मेटामॉर्फोसिस यानी कि अडल्ट जो है वो डिफरेंट फॉर्म में है और लार्वा वगैरह डिफरेंट फॉर्म में है। अब डिफरेंट फॉर्म में होने के साथ साथ अडल्ट जो है उसका फीडिंग हैबिट डिफरेंट है, लार्वा का फीडिंग हैबिट डिफरेंट है, तो इस वजह से डिफरेंट स्टेजेस के दरमियान इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटामेरिज्म और टैग्मेटाइजेशन को डिटेल में। तो जैसा मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि बॉडी जो है वो सेगमेंटली अरेंज्ड है, लेकिन ये जो बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सटर्नली ही विजिबल होते हैं। जैसे हमें पता है इंसेक्ट की बॉडी या आर्थ्रोपोड्स की बॉडी जो है वो 3 मेन पार्ट्स पे डिवाइडेड होती है, जो कि हेड है, थोरेक्स है और एब्डोमेन है, ठीक है। तो एक्सटर्नली हमें ये विजिबल है। इंटरनली अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो ऑर्गन्स हैं वो इतने ज़्यादा सेगमेंटली अरेंज्ड नहीं होते, ठीक है। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि इस सेगमेंट के अंदर भी नर्व्स, यानी इस सेगमेंट के अंदर भी कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके अंदर भी एक्सक्रीटरी है, इसके अंदर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो मेटामेरिज्म जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली ही विजिबल है, इंटरनली मेटामेरिज्म लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्योंकि अब हमें पता है इनके पास एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट है, तो एक्सोस्केलेटन होने की वजह से कोई मेटामेरिक अरेंजमेंट अगर हो भी सिलोम की तो वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर तो हमें पता है मेटामेरिज्म में जो हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट्स बन जाती हैं, जो सिलोमिक कैविटीज़ बाउंड हो जाती हैं स्पेसिफिक सेगमेंट्स के अंदर, तो वही ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मूवमेंट के लिए। लेकिन अब क्योंकि इसके पास एक्सटर्नल स्केलेटन भी प्रेजेंट है, तो एक्सटर्नल स्केलेटन की प्रेजेंस में अगर लेट्स सपोज मेटामेरिज्म होता भी इस ऑर्गेनिज्म में इंटरनली, तो ये इसके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि इंटरनल मेटामेरिज्म प्रेजेंट नहीं है। और जो बॉडी के रीजन है वो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, जिसको हम नाम देते हैं टैग्मेटाइजेशन का। तो एक एक बॉडी के रीजन को हम नाम देते हैं टैग्मा का।
तो ये 3 टैगमा है हमारे पास। जैसा कि अब डिफरेंट फंक्शन है, जैसे कि एक टैगमेटा हो सकता है, यानी जो फर्स्ट वाला हेड रीजन है वो फीडिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, सेंसरी परसेप्शन में हो सकता है, कुछ ऐसे फिर सेगमेंट्स होंगे जो लोकोमोशन में इन्वॉल्व होंगे, और विस्टल फंक्शन, विस्टल मतलब एब्डोमिनल फंक्शन यानी रिप्रोडक्शन वगैरह और डाइजेशन वगैरह के लिए वो जो है वो स्पेसिफिक होंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक्सोस्केलेटन को। तो एक्सोस्केलेटन जो एक्सटर्नल जॉइंटेड स्केलेटन हमें नज़र आता है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन या फिर क्यूटिकल, और ये आर्थ्रोपोड की फुल बॉडी को जो है वो इनक्लोज करता है, ठीक है, सारी की सारी बॉडी की इन्वेजिनेशंस, यानी जब बॉडी ऐसे सेगमेंट्स यानी आउटसाइड जो सेगमेंट हमें नज़र आती है बॉडी की जो इन्वेजिनेशंस है इनको भी कवर करता है एक्सोस्केलेटन, और इसके अलावा पूरी बॉडी को ये इनक्लोज करता है। अब इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इम्पर्मिएबल सर्फेसिस फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, क्योंकि इसकी कंपोजिशन एक्सोस्केलेटन की इस तरह से होती है कि ये वाटर लॉस नहीं हो सकता क्योंकि इम्पर्मिएबल है वाटर के लिए। इसके बाद सिस्टम ऑफ लेवर्स फॉर मसल अटैचमेंट, ये भी हम इसको जब डिटेल में देखेंगे एक्सोस्केलेटन के स्ट्रक्चर को तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सोस्केलेटन है जिसकी वजह से इनको मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स कहा जाता है। ओके, तो इसके बाद जैसे हमने पहले देख लिया कि एक्सोस्केलेटन सारी की सारी बॉडी को और सारी बॉडी वाल की इन्वेजिनेशंस को कवर करेगा, और ये नॉन लिविंग होता है ऑफ कोर्स, और जो एपिडर्मिस की लेयर है वही हमेशा एक्सोस्केलेटन में जो है वो सिक्रीट करती है। हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में यही देखते हैं, एपिडर्मिस ने ही हमेशा एक्सोस्केलेटन को सिक्रीट करना होता है, ठीक है, चाहे वो एक्सोस्केलेटन है चाहे वो आउटर क्यूटिकल है। तो इस केस में आर्थ्रोपोड्स के केस में हम एपिडर्मिस को हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। हाइपो का मतलब होता है बिलो, तो क्योंकि एपिडर्मिस इनमें आउटसाइड से विजिबल नहीं होती बल्कि एपिडर्मिस एक्सोस्केलेटन के बिलो प्रेजेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे एपिडर्मिस को हाइपोडर्मिस का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि एपिडर्मिस डायरेक्टली एयर या वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन 2 लेयर्स पे मिलकर बना होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिक्यूटिकल, और जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्रोक्यूटिकल, या फिर क्रस्टेशियन के केस में हम इसको एंडोक्यूटिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिक्यूटिकल है, ये मिलके बनी होती है हमारे पास लिपोप्रोटीन से, ठीक है। अब जैसे नाम से शो हो रहा है लिपिड जो होते हैं वो ऑफ कोर्स वाटर के लिए इम्परमिएबल होते हैं, जब ये लिपोप्रोटीन या वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है तो ऑफ कोर्स ये इम्परमिएबल टू वाटर है, यानी वाटर जो है वो एपिक्यूटल्स क्यूटिकल से आगे जो है वो नहीं गुजर सकते। इसके अलावा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यानी पैरासाइट वगैरह भी इंसेक्ट की बॉडी के अंदर नहीं जा सकते। उसके अलावा जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, हमें पता है पेस्टिसाइड जो होते हैं वो ज़्यादातर वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, तो वो भी लिपोप्रोटीन से नेक्स्ट क्रॉस नहीं कर सकते। ये होगी हमारे पास आउटर लेयर, जैसे कि आपको यहाँ पे एपिक्यूटिकल नज़र आ रही है, और एपिक्यूटिकल से बाहर सिटी यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स है। इसके बाद इनर लेयर है प्रोक्यूटिकल, तो ज़्यादातर जो एक्सोस्केलेटन का पार्ट होता है वो प्रोक्यूटिकल से ही मिलके बना होता है, ठीक है। अब ये जो प्रोक्यूटिकल या एंडोक्यूटिकल है ये हार्ड होती है, ठीक है। अभी हार्ड होने का इसका प्रोसेस कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन से या तो हार्ड होगी या फिर सेक्युलराइजेशन से, या फिर दोनों प्रोसेस से, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे डिपॉजिट हो जाएगा तो ऑफकोर्स इसकी हार्डनिंग हो जाएगी प्रोक्यूटिकल की। दूसरा प्रोसेस यहाँ पे सेक्युलराइजेशन। अब ये सेक्युलराइजेशन क्या प्रोसेस है, सेक्युलराइजेशन में क्या होता है हमारे पास कि जो प्रोटीन्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट हैं प्रोक्यूटिकल के अंदर, वो आपस में उनकी जो क्रॉस लिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो उनकी क्रॉस लिंकिंग इंक्रीज़ होने से क्या होती है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और हार्ड होने के साथ साथ इसमें पिगमेंट्स की अकोमोडेशन से ये काफ़ी ज़्यादा डार्क भी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्युलराइजेशन, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में टैनिंग प्रोसेस। तो टैनिंग का भी मतलब होता है किसी चीज़ को हार्ड करना, ठीक है, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना। तो एंडोक्यूटिकल की या फिर प्रोक्यूटिकल की जो हार्डनिंग होती है ज़्यादातर आउटर लेयर में होती है, मेरा मतलब कि आउटर जो रीजन है उसमें होती है, यानी यहाँ से प्रोक्यूटिकल हार्ड होगी, जो इनर प्रोक्यूटिकल की लेयर है वो इतनी ज़्यादा हार्ड हमारे पास नहीं होती। लेकिन क्रस्टेशियंस के केस में क्या होता है कि क्रस्टेशियंस के केस में यहाँ से आउटर प्रोक्यूटिकल इतनी हार्ड नहीं होती, बल्कि जो मिडल प्रोक्यूटिकल है वो हार्ड होती है, यानी उस लेयर के अंदर सेक्युलराइजेशन होती है। इसके बाद कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी प्रेजेंट है प्रोक्यूटिकल के अंदर जो एक्सोस्केलेटन को रेजिलियंसी देती हैं। रेजिलियंसी का मतलब कि इसको फ्लेक्सिबल बनाती हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि हम कुछ ना कुछ इसको स्ट्रेच करें
ठीक है, एक्सोस्केलेटन को स्ट्रेच करें इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, तो ये मतलब कि इसके ब्रेक होने का इतना ज़्यादा चांस नहीं होता। ठीक है, तो इसी रेजिलियंसी की वजह से ही जो हमारे पास विंग्स वगैरह हैं, ठीक है, विंग्स वगैरह में एनर्जी स्टोर होती है ताकि जो है वो फ्लैपिंग कर सकें, और इसके अलावा जंपिंग वगैरह के लिए भी एनर्जी इसी रेजिलियंसी की वजह से ही आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन कि एक्सोस्केलेटन किस किस तरह से मॉडिफाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन की मेनली 2 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस हैं। यहाँ तो इस तरह बॉडी वाल की इन्वेजिनेशंस में जैसे हो सकता है, अब जैसे ये एक रिजेस या बार्स वगैरह का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये ऊपर वाली हमारे पास एपिक्यूटिकल है, इनर वाली प्रोक्यूटिकल है, यहाँ से हार्डन है, यानी जो आउटर साइड से हार्डन है, जो इनर प्रोक्यूटिकल है वो इतनी ज़्यादा हार्डन नहीं है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट मतलब कि एक पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है ताकि मसल्स को अटैच किया जा सके। तो बॉडी मसल के अटैचमेंट के लिए जो इनर प्रोक्यूटिकल है वो पॉइंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक तो ये मॉडिफिकेशन होगी प्रोक्यूटिकल की या फिर एक्सोस्केलेटन की। दूसरी मॉडिफिकेशन हमारे पास क्या है, जैसे जॉइंट्स के पास हमें नज़र आ रहा है, अगर इसको खोल के देखें तो ये जो थिनर प्रोक्यूटिकल है, हार्ड तो है लेकिन ये जहाँ से ये थिन हो रहा है वहाँ पे एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम नाम देते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन का। तो ये जो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है ये ऐसी स्पेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे जॉइंट्स की अटैच हो, जॉइंट्स की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्रोक्यूटिकल जो है वो हार्ड होगा, थिन होगा, तो वो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन बनाएगा जो कि जॉइंट्स की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, जहाँ यहाँ पे उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ मसल्स को भी मेंशन किया हुआ है, एक्सटेंसर मसल और फ्लेक्सर मसल। तो एक्सटेंसर मसल वो वाले मसल्स हैं जो बॉडी को स्ट्रेच करने में हेल्प करेंगे, और फ्लेक्सर मसल वो हैं जो किसी भी पार्ट को बेंड करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट, ये आज हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, और ये थी मेरी आज की वीडियो। और अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।